मेरा नमस्कार। हिंदी शिक्षण में आज हम पढ़ने वाले हैं रचना शिक्षण। हम अपनी पिछली कक्षा में इकाई 3 के रचना शिक्षण प्रकरण को टॉपिक को प्रारंभ कर चुके हैं। इसके प्रकार मैंने आपको बताए थे कि रचना दो प्रकार की होती है, मौखिक रचना और लिखित रचना। मौखिक रचना के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिखित रचना। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मौखिक रचना का संबंध मौखिक भाषा से होता है, लिखित रचना का संबंध लिखित भाषा से होता है। तो लिखित रचना किस भाषा में से संबंधित है? लिखित भाषा से। ठीक है, जिस तरह से रचना क्या चीज है? रचना है जब हम अपने मन के विचारों को व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि मन के विचार उथल पुथल आगे पीछे होते हैं। तो जब हम मन के विचारों को व्यवस्थित करते हुए उसे शब्द समूहों में अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम रचना कहते हैं। तो इसी तरह से जब इन मन के विचारों को व्यवस्थित कर अभिव्यक्त करने में हम मौखिक भाषा के शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम मौखिक रचना की श्रेणी में रखते हैं। और इसी तरह से जैसे आज का टॉपिक है लिखित रचना, तो इसमें क्या होगा, हम अपने मन के विचारों को जब लिखित भाषा के शब्द समूहों का प्रयोग करते हुए किसी के सामने अभिव्यक्त व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित रचना। तो मौखिक भाषा का संबंध है मौखिक रचना से और लिखित भाषा का संबंध है लिखित रचना से। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लिखित रचना के उद्देश्य क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य की भी अगर बात ना करें, महत्व की बात करें कि लिखित रचना से फायदे क्या होते हैं, तो उस की बात करते हैं। लिखित रचना के गुण कह लो या इसकी विशेषताएं कह लो या इसकी आवश्यकता कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। पहला बिंदु है ज्ञान विज्ञान के सतत माध्यम के रूप में सशक्त साधन। ठीक है, लिखित रचना या लिखित भाषा में जो भी काम किया जाता है वो ज्ञान विज्ञान के सतत माध्यम के रूप में, निरंतर माध्यम के रूप में एक सशक्त साधन है। कैसे? देखिए, मनुष्य जो भी काम करता है, मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी अनुभव उसके पास होते हैं, क्या वो सारे के सारे अनुभव याद रख लेता है? नहीं। बहुत सारे अनुभव हम अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। हमारी अगली पीढ़ी तक हमारे जो विचार हैं या जो भी कार्य के अनुभव हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो कैसे पहुंच सकते हैं? कभी सोचा आपने? अगर ये लिखित भाषा नहीं हो, अगर ये लिखित रचनाएं ना हो तो हम तक तो वो जानकारी पहुंच ही नहीं पाएगी कि पीछे के समय में क्या हुआ था। ये लिखित भाषा या लिखित रचना ही तो हम तक वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना लेकर के आती हैं। हम किताबों में पढ़ करके, पत्रिकाओं में पढ़ करके, या जो इतने उपन्यास लिखे गए हैं उनको पढ़ करके, जीवनियाँ पढ़ के, किसी की आत्मकथा पढ़ के कितना कुछ उस टाइम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बात उसकी हो गई। यहाँ पे ज्ञान विज्ञान का मतलब जैसे मानव प्रगति कर रहा है, ठीक है, आधुनिक युग है, ज्ञान विज्ञान का युग है, तो विज्ञान के युग में हर रोज डेली जो है नए आविष्कार हो रहे हैं और इनके बारे में, यानी इनका प्रचार प्रसार पता कैसे चलता है लोगों को कि ये चीज मार्केट में आ गई है और अब हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका प्रचार प्रसार कैसे होता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति को जा करके मौखिक रचना या मौखिक भाषा के द्वारा बताना आसान है? नहीं है ना आसान। अब कहाँ तक जाएंगे? इतनी बड़ी, अगर भारत की बात करें तो भारत की इतनी जनसंख्या है, अब किस किस को जाकर के बताएंगे? तो इसके लिए एक साधन होता है लिखित रचना या लिखित भाषा। इसके द्वारा जो भी कुछ नए आविष्कार हो रहे हैं उनके बारे में छप जाता है किताबों में, अखबारों में। ठीक है, यहाँ तक कि अब जो ये सोशल मीडिया हम यूज करते हैं तो उस पर भी तो इसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। हम कोई ऐसा थोड़ी है कि बोल करके वॉइस में कुछ भेज रहे हैं, नहीं, लिख करके ही तो लिखित रचना या फिर लिखित भाषा का ही तो वहां पे प्रयोग हो रहा है। तो ज्ञान विज्ञान का जो
प्रचार प्रसार करना है, उसमें ये लिखित रचना या लिखित भाषा इसका सबसे सशक्त साधन है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा गुण इसमें है वो है सृजनात्मकता तथा ललित साहित्य। सृजनात्मकता तथा ललित साहित्य के विकास का आधार। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हिंदी की क्लास है तो हिंदी के बारे में ही बात करेंगे। तो क्रिएटिविटी में देखिए, कोई बच्चा कहानी लिखता है, ठीक है, या किसी बच्चे में इतनी कला है कि वो किसी व्यक्ति के जीवन पर उसकी जीवनी भी लिख सकता है, क्योंकि आपको पता है आत्मकथा में व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है, जीवनी में दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में लिखता है। तो बच्चे में इतनी क्रिएटिविटी है कि वो कहानी लिख सकता है, कविता लिख सकता है, जीवनी लिख सकता है, ये सब उसमें, या कोई साहित्य के अंतर्गत मान लो उसने कोई यात्रा की है तो उस यात्रा के वर्णन को करने की या यात्रा साहित्य लिखने की उसमें क्षमता है, तभी तो वो कर पा रहा है ऐसा। तो यहाँ पे सृजनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी, यानी मन में विचार सबके होते हैं, मन में विचार सबके होते हैं, लेकिन उन विचारों को व्यवस्थित करके चाहे मौखिक भाषा के माध्यम से बताना, चाहे लिखित भाषा के माध्यम से बताना, प्रत्येक बच्चे के लिए इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं और वो बच्चा अपने एफर्ट्स तब लगाता है जब उसके पास ये गुण होता है, सृजनात्मकता का गुण। ठीक है, क्रिएटिविटी सब में नहीं होती ना। अब इस क्रिएटिविटी जो कि बच्चे में छुपी हुई है, उस छिपी हुई क्रिएटिविटी या प्रतिभा को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? हम इस लिखित भाषा या लिखित रचना के द्वारा उसकी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बार हम बच्चों को कुछ ऐसा दे सकते हैं, अभी हम रचना शिक्षण की विधियां भी पढ़ेंगे, कि कोई टॉपिक दे दिया है और बच्चे ने उस पर अपने खुद की रचना करनी है, अपनी विचार अभिव्यक्ति करनी है, लिख करके कुछ बताना है उस टॉपिक के ऊपर, तो हमें पता चलेगा ना कि बच्चे के अंदर कितनी प्रतिभा छुपी हुई है, क्या बच्चे में सृजनात्मकता है या नहीं है, क्या बच्चा उन पॉइंट्स को जोड़ करके एक अच्छी कहानी बना सकता है कि नहीं बना सकता, क्या बच्चे को अगर कोई चित्र दिखा दिया जाए तो बच्चा उसका वर्णन कर सकता है एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हुए या नहीं। तो इस तरह से बच्चे के अंदर जो सृजनात्मकता है, ठीक है, बच्चे के अंदर या किसी के भी अंदर जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको बाहर निकालने के लिए ललित साहित्य का ये आधार है। ठीक है, उसको बाहर निकाल सकता है क्रिएटिविटी को, और इसके साथ ही ललित साहित्य के विकास का ये आधार भी है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुण है इसका सामाजिक क्रियाकलापों का आधार। सामाजिक क्रियाकलापों का आधार, आप देखिए अपनी दिनचर्या को चेक कीजिए, आपके पूरे दिन में ऐसी कितनी चीजें होती हैं जो आपके आती हैं पूरी तरह से लिखित भाषा में। अगर आप इस लिखित भाषा के अस्तित्व को बिल्कुल साइड पे रख दें कि लिखित भाषा दुनिया में है ही नहीं है, ठीक है, केवल मौखिक भाषा से आप कितने काम कर लेंगे। ये जो शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, शिक्षक और छात्र के बीच में जो शिक्षा का आदान प्रदान होता है, वो जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है, इसी लिखित भाषा के माध्यम से ही तो होती है। अगर ये लिखित भाषा नहीं हो, किसी के पास कोई नोट्स नहीं है, केवल बोल करके ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान कब तक याद रहेगा? क्या वो स्थायी ज्ञान की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। आप किसी बात को कब तक याद रख सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक, है ना। 1 महीने तक भी याद रखना मुश्किल है। कुछ लोग तो 2 दिन में ही भूल जाते हैं, कुछ लोग तो यही भूल जाते हैं कि 2 दिन पहले घर पे क्या डिश बनी थी, है ना, नहीं याद रहता। तो इस तरह से आपको जो इतनी सारी हर रोज जानकारी प्राप्त होती है, आप किस किस चीज़ को लिख लोगे, किस चीज़ को लिखना तो है ही नहीं, किस किस चीज़ को याद रख लोगे, तो आपको बहुत ही मुश्किल आएगी। तो इसके लिए क्या है, लिखित भाषा हमारा साधन बनती है।
काम को आसान करती है। हमें जो भी चीज़ याद नहीं रहती, हमें किसी से कितने पैसे लेने हैं, किसी को कितने पैसे देने हैं, हम क्या करते हैं, लिखित में लिख करके रखते हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई एक नॉर्मल से कि ये हमारे सामाजिक क्रियाकलापों में ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हिंदी में लेके आती हूँ ना मैं इसको, सामाजिक क्रियाकलापों को, तो यानी समाज में जो चीज़ें दिखाई देती हैं कवि वही लिखता है, रचनाकार वही दिखाएगा जो उसके आसपास के वातावरण में हो रहा है। तो ये जो सामाजिक क्रियाकलाप है, यानी सामाजिक क्रियाकलाप, समाज में हम जो काम कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, वो हमारे सामाजिक क्रियाकलाप हैं। तो इस तरह से ये जो लिखित रचना है वो हमारी हेल्प करती है हमारे समाज को उभारने में। रचनाकार ने अपने समाज को लेकर के चलना है, समाज में अगर कुछ समस्या है तो उसको लेकर के वो रचना करता है, कुछ लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है। यानी रचनाकार पूरी तरह से किससे प्रभावित होता है, अपने वातावरण से, अपने समाज से। तो इस वातावरण, समाज जिससे वो प्रभावित हो रहा है और प्रभावित होने के बाद वो कुछ रचना कर रहा है, तो उसमें उसकी हेल्प कौन कर रहा है, उसके पास लिखित भाषा है, लिखित रचना का साधन है, तभी तो वो हमें अपने समाज से रूबरू करा पा रहा है। तो इस तरह से ये लिखित रचना जो है वो हमारे सामाजिक क्रियाकलापों या किसी भी रचनाकार के या किसी भी व्यक्ति के सामाजिक क्रियाकलापों का आधार है। दोनों रूप में ही मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपने रूटीन में भी चेक करें तो हम कितना कुछ चीज़ें जो हैं वो लिख करके और अपने पास उसको स्थायी रूप में रखना चाहते हैं तो लिख करके रखते हैं, क्योंकि जो लिखित भाषा में लिखी हुई चीज़ें होती हैं, लिखित रूप में होती हैं, वो लंबे समय तक हमारे पास सुरक्षित रह सकती हैं, क्योंकि हम इतना कुछ याद नहीं रख सकते हैं। और अगर हम हिंदी की बात करें, साहित्य की बात करें, तो साहित्य में भी रचनाकार जो अपने आसपास होता हुआ समाज में देख रहा है, सामाजिक क्रियाकलापों में देख रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर लिखित भाषा, लिखित रचना को उसके पास साधन नहीं होगा तो वो कैसे हमें रूबरू कराएगा। इस तरह से ये सामाजिक क्रियाकलापों का आधार है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु है वो है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। व्यक्तित्व के विकास में सहायक। अब ये जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी आपको पता ही है, हमारी एक इनर पर्सनैलिटी है, एक आउटर पर्सनैलिटी है। आउटर पर्सनैलिटी क्या है, आउटर पर्सनैलिटी में हम जो ये वेशभूषा डालते हैं, ठीक है, ये पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, ये आउटर में आता है। इसके साथ ही जैसे हम दिखते हैं, हमारे जो बाह्य अंग हम कैसे दिखते हैं, ठीक है, वो सब कुछ आता है हमारी आउटर पर्सनैलिटी में। और इनर पर्सनैलिटी हमारी जो आंतरिक हमारा व्यक्तित्व है, उसमें हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा एप्टीट्यूड, यानी हमारी रुचि, हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारा बिहेवियर, हमारी लैंग्वेज, हमारा दूसरों के साथ कैसा बर्ताव है, व्यवहार है, वो सब आता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के विकास में भी लिखित रचना हेल्प करती है। किस तरह से, देखिए, हम कहते हैं कि हमने व्यक्तित्व किसी का अच्छा हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, सभी प्रकार का विकास होना चाहिए, सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। सभी प्रकार के विकास में उसका शारीरिक विकास होना चाहिए, उसका मानसिक विकास होना चाहिए, उसका संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, बच्चे का सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, सभी प्रकार का विकास होना चाहिए ना। तो आप इसे एक एक करके पढ़िए। व्यक्तित्व का विकास में ये लिखित रचना कैसे हेल्प करेगी, इसको जानिए। कैसे जानिए भी, शारीरिक विकास, इसके साथ ही मानसिक विकास, इन दो को जोड़ के पढ़िए। देखिए, आपके जो ये लिखित भाषा है, लिखित रचना है, आप देखिए अगर अपने रूटीन में चेक करते हैं तो डॉक्टर भी क्या करता है, शारीरिक विकास के लिए जो दवाइयाँ लिख करके देनी होती है वो आपको बताता नहीं है, वो लिख करके देता है, वहाँ भी वो लिख रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप देखिए बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं या फिर अखबारों में छपता है, किताबें छपी हुई हैं, शारीरिक विकास कैसे करें, वेट गेन कैसे करें, वेट लॉस कैसे करें, अपने आप को फिट कैसे रखें, व्यायाम कैसे करें, ये सब कुछ ना। तो लिखित रचनाएं कितनी हेल्पफुल हो रही हैं इस काम में, ये तो मैं डेली रूटीन में आपको बता रही हूँ। फिर हम हिंदी पे भी आएंगे। मानसिक विकास की अगर मैं बात करती हूँ
तो अगर हमारे पास ये लिखित माध्यम है, लिखित भाषा है, लिखित रचनाएं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको लिख करके दूसरे को अभिव्यक्त कर सकते हैं ना। इससे क्या होता है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है। बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, वो हर रोज रात को सोने से पहले डायरी लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई उनकी बात को सुनने वाला नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कहते हैं ना, अपने सामने वाले को ये एडवाइस देते हैं कि आप डायरी लिखना शुरू कर दो। अगर आपको ये लगता है कि कोई आपकी बात को नहीं सुनता है, या आप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, या आपका मन नहीं लगता है, आप बोर फील करते हो, तो आप क्या करो, डायरी लिखना शुरू कर दो। आप अपने सारे दिन में जो भी फील करते हैं उसको आप रात को क्या करके सोएं, डायरी में लिख के सोएं। बताते हैं ना, इससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। जो भी दिमाग में चल रहा है सब कुछ लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे एकदम मानसिक शांति होगी। अब ये मानसिक शांति होगी तो इसका मतलब ये शारीरिक विकास में भी मददगार है, और इसके अतिरिक्त ये विकास में, व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। अगर आपका मानसिक विकास या शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपका व्यक्तित्व भी इससे प्रभावित होगा, आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। तो ये आपके साथ ये रहेगी। फिर इसके अलावा सामाजिक विकास भी जरूरी है ना। ये लिखित रचनाएं जब हमारे सामाजिक क्रियाकलापों को किसी रचनाकार के द्वारा दिखाया जाता है, उस समाज से हम रूबरू होते हैं, तो क्या हम अपने समाज में हमें कैसे व्यवहार करना है, जो कि हमारे सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, हम वो नहीं सीखते, या बालक वो नहीं सीखेगा, सीखेगा। बालक अपने समाज की तुलना कोई रचना पढ़ करके, जो लिखित रचना है, कोई उपन्यास है, कहानी, उसको पढ़ के अपने समाज और पहले के समाज में तुलना कर सकता है। ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा वाला जो समाज है वो बेहतर है, या उसे अपने समाज के प्रति किन किन जिम्मेदारियों की पालना करनी है, या किन किन जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्वों को निभाना है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज होगी, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक, नैतिक विकास। आपको पता है कहानियां कोई ना कोई संदेश देती हैं, कहानी शिक्षण में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सभी प्रकार का जो विकास है ना, वो होने पर ही और अच्छी तरह से संतुलित होने पर ही सभी प्रकार का विकास, व्यक्तित्व बनता है, पर्सनालिटी बनती है। तो बताओ, इन सारी चीजों में ये जो सारे विकास हैं उनमें या व्यक्तित्व के निर्माण में क्या लिखित रचनाएं हेल्प नहीं कर रही? कर रही हैं, पूरी तरह से, पूरी तरह से कर रही हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व के विकास में भी जो लिखित रचनाएं हैं वो पूरी तरह से हेल्प करती हैं। अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तो हमारा माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है, शांति हो जाती है, मानसिक शांति। उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं होती। जो भी मन में चल रहा होता है वो सब कुछ, उथल पुथल जो भूकंप आ रहा है ना मन के अंदर, वो एकदम थम जाता है, एकदम शांति हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या हो पाता है, विकास अच्छे से हो पाता है, और यही सर्वांगीण विकास होना ही व्यक्तित्व का विकास होना है। अब ये वाला पॉइंट हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक क्षमताओं के विकास में सहायक। सामाजिक सहायक। सामाजिक क्षमताओं के विकास में किस तरह से लिखित रचनाएं हमारी मदद करती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक क्षमता होती क्या है, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, समाज से हमें क्या लेना है, समाज को क्या देना है, ये है हमारी सामाजिक क्षमता। या हम समाज के प्रति कितना सोचते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम समाज को, अपने आसपास के वातावरण को कितना महत्व देते हैं, ये सब चीजें आती हैं सामाजिक क्षमता में। हमारी क्षमता क्या है, हम समाज में अपने आप को कितना एडजस्ट महसूस करते हैं, क्या हम पूरी तरह से अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, या फिर हम इनके प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञ बने हुए हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है, समाज में इधर उधर जो भी हो रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समाज के लोगों के प्रति, समाज के समूहों के प्रति, समाज की जो संस्थाएं हैं उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
क्या हम ऐसा सोच रहे हैं? तो देखिए, ये सामाजिक क्षमताओं के विकास में ये लिखित रचनाएं भी हेल्प करती हैं। किस तरह से? जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि हमें प्राचीन समाज और आज के समाज में अंतर पता चल जाता है जब हम विभिन्न प्रकार की रचनाएं पढ़ते हैं, चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो कोई कविता है, कुछ ऐसा। तो हम क्या करते हैं, अपने समाज में और प्राचीन समाज में तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तुलना कर सकते हैं। तो हमारे मन में भी क्या होगा, कई बार जो राइटर्स लिखते हैं, रचनाकार लिखते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़कर हमें ये लगता है कि देखो इन्होंने अपनी, वो कई बार अपने बारे में लिखते हैं कि ऐसा समाज था या ऐसा वातावरण था तो मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो क्या पढ़ करके बालक खुद से मोटिवेट नहीं होगा उसको पढ़ के कि अच्छा ठीक है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। तो ये जो लिखित रचनाएं हैं ना, वो प्रत्येक रचना कुछ ना कुछ जो जानकारी देती है उसके साथ मैसेज भी देती है। जो भी रचनाएं बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ साथ एक मैसेज छपा होता है या वो एक मैसेज उनके अंदर होता है। बच्चे उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। सामाजिक क्षमताओं का अच्छे से विकास हो सकता है इन लिखित रचनाओं से। अब आप ये देखिए, जो देश प्रगति करता है या कोई समाज प्रगति करता है, वो कब प्रगति करता है? जब समाज के लोग प्रगति करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हमारे समाज में रचनाकार हैं, या रचनाकार यहाँ पे हिंदी की बात करूँ, नहीं तो वैज्ञानिक भी कह सकती हूँ, अगर वैज्ञानिक है, अगर लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर लोग प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो क्या देश उन्नति नहीं करेगा? देश भी उन्नति करेगा लोगों की उन्नति करने से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि जब कोई रचनाकार आगे बढ़ता है तो हमारा देश भी आगे बढ़ता है। अगर किसी रचनाकार की बहुत ही कोई प्रसिद्ध रचना है, उसको सारे देशवासी पढ़ते हैं, सारे देशवासियों की पहुंच उस तक हो पाती है, तो रीजन यही है कि ये लिखित रचना है। इसलिए मौखिक रूप से तो व्यक्ति खत्म, तो बात खत्म। अब वो खुद है ही नहीं जब यहाँ पे इस दुनिया में, ठीक है, वो खुद है ही नहीं, तो उसकी जो लिखी हुई या उसके जो विचार है उससे हम अपने आप ही अनभिज्ञ रह जाएंगे। हमारे अंदर तो वो चीज़ तभी आ पाएगी ना, हमें तो उसके बारे में तभी पता चल पाएगा जब हमारे पास वो उपलब्ध होगा। तो ये जो लिखित रचनाएं हैं वो स्थायी होती हैं, व्यक्ति चला भी जाता है तो उसके द्वारा जो लिखी हुई बातें हैं वो हम तक पहुंचती रहती हैं, हम उनको कभी भी पढ़ सकते हैं और उसके बारे में या उनकी जो रचना है उसके बारे में, रचना में जो भी दिखाया गया है उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसी के साथ यहाँ पे जो सामाजिक क्षमता है, सामाजिक क्षमता मतलब हम किन किन कार्यों को कर सकते हैं, तो बच्चे जब भी ऐसी कोई कहानियां पढ़ते हैं, ऐसे उपन्यास, ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं, ऐसी कविताएं पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई देशभक्ति की उन्होंने कोई कविता पढ़ी, कोई लिखित रचना पढ़ी, वो कवि इस टाइम नहीं है, उसकी कोई रचना पढ़ी है, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, वो भी तो मोटिवेट होंगे ना, आत्म बलिदान के लिए, देशभक्ति की उनमें भावना आएगी, समाज के प्रति सजग होंगे। तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसा विकास है या समाज के प्रति हमारे ऐसे उत्तरदायित्व हैं, ऐसी हमारी ड्यूटीज़ हैं, ऐसे हमारे कर्तव्य हैं जिनके बारे में इन्हीं लिखित रचनाओं से हमें पता चलता है और हमें ये लगता है कि हम में भी ये क्षमता है कि हम समाज में, इस समाज में एडजस्ट हो सकते हैं, पूरी तरह से भागीदारी ले सकते हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा सकते हैं। संदेश देती हैं ये ऐसी चीज़ें। तो लिखित रचना भी मौखिक रचना की तरह अपना एक प्रमुख स्थान रखती है या इसका भी अपना एक महत्व है, इसकी अपनी हमें आवश्यकता है, इसकी विशेषताएं हैं, इसके अपने गुण हैं। ये क्या करती हैं, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करती है, उनका एक सतत माध्यम, निरंतरता के साथ जो भी कुछ होता जा रहा है, आविष्कार हो रहे हैं, उनको हम तक पहुंचाती है या आम लोगों तक पहुंचाती है, सब लोगों को, सब देशवासियों को उनके बारे में पता चलता है, सब उनका जो भी हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, जो भी गैजेट्स बन रहे हैं, विज्ञान जो भी प्रगति कर रहा है उसके बारे में जानते हैं और इसके साथ ही वो उन उपकरणों का प्रयोग भी कर सकते हैं।
इसके अलावा सृजनात्मकता जो बच्चे में होती है, ललित साहित्य का जो विकास है, उसके लिए लिखित रचना बहुत ही जरूरी है। बच्चा लिख करके अपनी रचनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकता है या विचारों को क्रमबद्ध कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है। सामाजिक क्रियाकलापों का आधार है। हमें अपने डेली रूटीन में इस लिखित रचना या लिखित भाषा की बहुत ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें क्या होता है कि जो रचनाकार है वो अपने आसपास के जो वातावरण को दिखाना चाहता है, जो टाइम उसका जिस टाइम उसने उस रचना को लिखा है उस टाइम के बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है, और फिर हम अपने समाज की और उसके समाज की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है और सामाजिक क्षमताओं के विकास में सहायक है। तो मौखिक रचना हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लिखित रचना हमने आज की कक्षा में पढ़ ली है। इसके साथ ही रचना शिक्षण की अभी विधियां भी बाकी हैं। प्रकार दोनों हो चुके हैं, मौखिक रचना भी हो गया, लिखित रचना भी हो गया। अभी प्रकार बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद।